फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। दोस्तों, बहुत लोगों के डिमांड पर आज हम आपके लिए ये सीरीज लेकर आए हैं जिसका नेम है AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। तो आज वो समय आ चुका है, आप देखना शुरू कर चुके हैं AWS का ये सीरीज, जिसमें हम AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बातें करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सीरीज उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, या फिर उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जिनको AWS आता है, क्योंकि इस सीरीज में हम ऐसी बातें करेंगे जो कि डायरेक्टली कॉर्पोरेट लेवल का होगा। हम बिल्कुल हैंड्स ऑन करेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे विद प्रैक्टिकल। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इसको बिल्कुल ही केयरफुली देखिए, स्टेप बाय स्टेप, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इस सीरीज में हम एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से एक एक वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए व्हाट्सएप पर और अपने फेसबुक पर पोस्ट कीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और सभी लोगों को देखने का मौका मिले। ये उनके लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है जो किसी कारणवश कहीं पर पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं और AWS के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे इसमें क्लाउड के बारे में। देखिए, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टेक्नोलॉजी हम पढ़ने जब जाते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्या है, ये कैसे यूज करते हैं। तो जब आप लोगों ने कहीं गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च किया होगा AWS के बारे में, तो आपके माइंड में जरूर आया होगा कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो देखिए, मैं चाहता तो AWS के बारे में डायरेक्टली आपको पढ़ाना शुरू करता कि AWS क्या है, कैसे आया, क्या है, इसके फीचर्स क्या है। लेकिन मैं आप लोग को बिल्कुल बेसिक से, जो रूट लेवल होता है वहां से पढ़ाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, किस किस तरीके से हम वहां तक पहुंचे, क्या पहले क्या यूज होता था, फिर क्लाउड आया कैसे, क्यों आया। इन सारी चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इस सीरीज में हम ये क्या होता है पर फोकस नहीं करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे ऐसा क्यों होता है। जब क्यों का आंसर आपको मिल जाएगा तो आपको क्या और कैसे का आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में पता करेंगे। ये AWS आने से पहले क्या होता था, क्लाउड क्यों आया, इसके फीचर्स क्या हैं जब आया, तो हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर नॉर्मल टर्म में अगर आपसे बोला जाए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो आप नॉर्मल टर्म में पढ़ के बोल सकते हैं या कहीं से जानते हो तो बोल सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज जस्ट ए टर्म रेफर टू स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ये ऐसा टर्म है जहां जिसको हम यूज करके इंटरनेट के थ्रू किसी डेटा को स्टोर या यूज कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट के थ्रू हम किसी भी डेटा को कहीं से भी यूज कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं। इट डज नॉट स्टोर डेटा इन हार्ड डिस्क, मतलब कि हम अपने हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर नहीं करेंगे अपने पर्सनल कंप्यूटर में। फ्रॉम क्लाउड कंप्यूटिंग यू कैन डायरेक्टली एक्सेस डेटा फ्रॉम ए रिमोट सर्वर। कहीं दूसरे अगर सर्वर पर रखा हुआ डेटा, उसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इस डिफिनीशन को पढ़ने से आपको आइडिया नहीं लगा होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। नॉर्मली आप यही सोच रहे होंगे कि कहीं सर्वर पर रखा हुआ है, उस डेटा को हम एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन वाई, हम क्यों उसको एक्सेस करें, कैसे एक्सेस करें, इससे हमें फायदे क्या हैं, अगर ये नहीं था तो हम कैसे काम करते थे। इन सारे चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। मतलब कि इसके हिस्ट्री में हमें जाना है, तब हमें आइडिया लगेगा कि एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या और मार्केट में ये क्यों आया और इतना हाईली डिमांड पर क्यों है। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज। मतलब ये ऑन डिमांड डिलीवरी होता है। मतलब हम जब चाहते हैं तब उसको यूज करते हैं, जब नहीं चाहते हैं तब नहीं यूज करते हैं। ठीक है, वो भी इंटरनेट के थ्रू। यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है इंटरनेट का। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री में बात करते हैं कि ये जब नहीं था तब कैसे यूज करते थे हम, क्या रिक्वायरमेंट था, आखिर ये आया क्यों। तो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग समझने से पहले हमारे माइंड में ये आ रहा है कि आखिर इसका नाम क्लाउड क्यों रखा गया।
तो इसको भी लेमन टर्म में हम समझ सकते हैं कि क्लाउड क्या होता है। क्लाउड जिसे हम बादल बोलते हैं, बादल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बादल होता क्या है। बादल कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज से बनता है, मतलब बहुत सारे गैसेज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे गैसेज जो नाइट्रोजन होते हैं, सबको कंबाइन करके एक बादल बनता है। ठीक है, और उस बादल से हमें क्या मिलता है, पानी। मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस से फॉर्म होता है बादल, और फाइनल आउटपुट हमें वाटर मिलता है जो हम चाहते हैं। तो उसी तरीके से क्लाउड में बहुत तरह के रिसोर्सेज रखे हुए हैं। मतलब कि एक रिमोट लोकेशन पर बहुत सारे रिसोर्सेज रखे हुए हैं, जो हमें चाहिए वो हम उससे ले सकते हैं। मतलब कि एक तरीके का डेटा सेंटर बना हुआ है जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। एक तरीके से सर्वर रखा हुआ है, जो हमें उससे चाहिए वो हम ले सकते हैं वाया द इंटरनेट। देखिए, क्लाउड का एक ही लिमिटेशंस है, जो है इंटरनेट। बिना इंटरनेट के हम क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जब चाहें जहां चाहें हम इंटरनेट के थ्रू क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जीमेल हुआ, जीमेल भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है, क्लाउड सर्विसेज का एग्जांपल है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जीमेल को कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे आप यूएस में हो, चाहे कनाडा में हो, आप कहीं से भी अगर जीमेल को ओपन करते हैं तो एक ही तरीके से दिखेगा। ये एक क्लाउड सर्विसेज का एग्जांपल आप ले सकते हैं। मतलब कि ये जीमेल कहीं ना कहीं एक जगह रखा हुआ है, उसको वो क्या कर रहा है, आपको मेल का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप कहीं से भी ओपन करेंगे और आपको जीमेल अपना आउटपुट दिखाएगा, वहां से मेल चेक कर सकते हैं या मेल सेंड कर सकते हैं। उसी तरीके से क्लाउड में क्या होता है, क्लाउड सर्विसेज में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं रिमोट लोकेशन पर रखा हुआ रहता है, जिसको आप वाया द इंटरनेट आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, इतना कह देने से आप क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड सर्विसेज को डिफाइन नहीं कर सकते। इसके इंटरनल चीजों को समझना होगा। इससे मतलब क्या हुआ कि हम एक्सेस कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं तो हमारा क्लाउड सर्विसेज हो गया। इससे तो हम केवल डिफिनीशन को समझ रहे हैं, लेकिन ये आया क्यों, इससे फायदे क्या है। ये तो सारे काम अपने लैपटॉप में भी रख के कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका जो बेनिफिट है, जो फीचर्स हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। जब ये क्लाउड नहीं था तब हम क्या करते थे, और क्लाउड आया तो कितना हमारे लाइफ को इजी कर दिया, कितने हमारे कॉस्ट को बचा दिया। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक टर्म बताता हूँ कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे चाहे वो AWS हो। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताते चलूँ कि AWS का फुल फॉर्म होता है अमेजन वेब सर्विसेज। चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो, चाहे गूगल क्लाउड हो, चाहे वो अलीबाबा हो। ठीक है, ये सारे क्लाउड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। हालांकि अभी हम इस सीरीज में AWS के बारे में पढ़ रहे हैं। इस सीरीज के बाद मैं आप लोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बारे में भी ट्रेनिंग लेकर आऊंगा। वो भी बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। आप इस सीरीज में बने रहिए, बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिलेंगे। तो जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये क्या करते हैं कि आपसे उतना ही चार्ज लेते हैं जितना आप उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी टर्म को मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ये देखिए, पे एज गो मॉडल पर काम करता है। ठीक है, मतलब पे एज यू गो के मॉडल पर काम करता है। मतलब कि जितने देर तक उस सर्वर को आप यूज करेंगे उतना ही देर का पैसा देना होगा। ये लाइन बस पढ़ लेने से क्लियर नहीं हो रहा है, किसको यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे। इस तरह के माइंड फ्रेशर्स के माइंड में हमेशा आते हैं। हालांकि इस सीरीज में मैं फ्रेशर्स को भी लेकर चल रहा हूँ कि क्या क्या आपके माइंड में आ सकता है, उन सारे टर्म को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए केयरफुली समझिए। मैं आप लोग इंटरनेट पर पढ़ लेते हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है पे एज यू गो के मॉडल पर काम करता है। इसका मतलब क्या, हम क्या एक्सेस करेंगे, किस तरह का काम करेंगे। देखिए, होता है क्लाउड, जो होता है क्लाउड सर्विसेज, जो हमें सर्वर्स की फैसिलिटी या जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हम जितना देर उसको यूज करते हैं उतने ही देर का पैसा लेते हैं लोग। ठीक है, चाहे अमेजोन हो, जो जिसे हम AWS की बात कर रहे हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो, चाहे गूगल क्लाउड हो, या फिर आपका अलीबाबा जो अभी फिलहाल आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे उतना ही डिमांड करते हैं जितनी देर तक आप उसको यूज करते हैं। अगर ये नहीं था तो हम क्या यूज करते थे, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ। मैं पेंट में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ड्राइंग करके। तब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में पिक्चराइज हो जाएगा कि आखिर क्लाउड आया क्यों और क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिर क्लाउड का रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाउड हम क्यों यूज करते हैं।
हम क्यों इतना क्लाउड को इतना पसंद करते हैं? देखिए, बहुत सारी जो कंपनियां हैं, सबके पास अपना डेटा सेंटर है, चाहे एचसीएल हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे एसएसआर हो। सबके पास बहुत बड़े बड़े सर्वर्स लगे हुए हैं, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, केबलिंग किया हुआ है, हर चीज एक मैनेज वे में रखा हुआ है। फिर भी लोग क्लाउड की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? हर कंपनी के पास अपना डेटा सेंटर है ही, फिर भी लोग क्लाउड की तरफ इतना मूव क्यों कर रहे हैं? क्यों क्लाउड पर जाना चाह रहे हैं? क्या ऐसा है इसके अंदर जो हमें अपने तरफ खींच रहा है? क्यों सभी लोग क्लाउड को इतना पसंद कर रहे हैं? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज कीजिए जब क्लाउड नहीं था तो हम किस तरीके से अपने कंपनी को मैनेज करते थे। सपोज कीजिए मैं एक छोटा सा कंपनी ओपन कर रहा हूँ, तो एक कंपनी को ओपन करने के लिए चाहे चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कंपनी हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर का कंपनी हो, जो आईटी से रिलेटेड हो, उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक कंपनी ओपन करने के लिए सपोज कीजिए हमें 4 सर्वर की जरूरत है या 5 सर्वर की जरूरत है, सर्वर्स की जरूरत है। ठीक है, जिसमें कि हम एक दो इंफ्रा सर्वर्स रखेंगे, एक दो एप्लीकेशन सर्वर्स रखेंगे, कुछ डीएनएस के सर्वर रखेंगे। देखिए, छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एचसीएल, टीसीएस और एसेंचर जैसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर तो ये 5 की जगह पर 500 सर्वर्स हो सकते हैं। ठीक है, मैं एक छोटी कंपनी स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं एक कंपनी ओपन करने जा रहा हूँ तो हमें 5 सर्वर्स होने चाहिए हमारे पास, जिसमें कि हम कुछ एप्लीकेशन सर्वर्स रखेंगे, कुछ इंफ्रा के लिए रखेंगे, कोई एडी के लिए, और ये डीएनएस सर्वर के रूप में हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या चाहिए? चाहिए हमें राउटर्स। ठीक है, राउटर्स चाहिए हमें, स्विच चाहिए, स्विचेस चाहिए, केबलिंग करना होगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं, जैसे गेटवे होगा, हमें गेटवे रखना होगा। ठीक है, इन सारे सर्वर्स को मैनेज करने के लिए हमें जहां पर हम रखेंगे वहां पर एसी के फुल फैसिलिटी होना चाहिए, एसी चलना चाहिए 24/7। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी 24/7 होना चाहिए, 24/7 होना चाहिए। ठीक है, ये जो बता रहा हूँ, एक छोटी सी कंपनी को ओपन करने के लिए इतने सारे रिक्वायरमेंट है। जब ये सारे हमारे पास होंगे, मतलब कि सर्वर्स होंगे, राउटर्स होंगे, स्विचेज होंगे, केबलिंग किया जाएगा, नेटवर्क को मैनेज किया जाएगा, गेटवेज होंगे, तब कहीं जाकर मैं एक कंपनी को ओपन करने की लिए सोच सकता हूँ। देखिए, इन सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए, प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए हो सकता है हमें 20 to 30 डेज लग जाएं। ठीक है, मतलब इतने दिन बाद हम एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सोचेंगे, जब हमारे पास इतने सारे चीज़ें होंगे। ये होता है कंपनी का, इसको हम कैपेक्स बोलते हैं, कंपनी का कॉस्ट होता है। इतना सारी चीज़ें हम लगाएंगे, तब हम एक छोटा सा कंपनी ओपन करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, हम कंपनी स्टार्ट करने से पहले इसको लगा देते हैं। इसके अलावा इसको मैनेज करने के लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि 5 एम्प्लॉय मैनेज कर लें इसको। ठीक है, 5 एम्प्लॉय चाहिए, या आप नाइट शिफ्ट लगाते हैं तो ये 10 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। ठीक है, इनको मैनेज करने के लिए, मतलब कि इनको मंथली हमें सैलरी भी देने होंगे। एक बार तो हमें 5 सर्वर खरीदने के लिए, राउटर, स्विचेज, केबलिंग, गेटवे सब खरीदने के पैसे लगेंगे। खरीदने के बाद भी हमें उसको मैनेज करने के लिए 24/7 हमें 10 एम्प्लॉयज चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जो सर्वर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने कंपनी सुबह मॉर्निंग में ओपन किया तो उसको स्टार्ट करेंगे और 7 बजे हम बंद करके चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कम जो सर्वर्स होते हैं 24/7 स्टार्ट रहते हैं, तभी वो यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, आपको उसको हमेशा स्टार्ट रखना होगा, मतलब कि उसको 24/7 बिजली चाहिए, 24/7 एसी चाहिए। मतलब उतना कॉस्ट आ रहा है हमारा, ये तब आ रहा है जब हमें पता नहीं है कि इससे मैं उतना मुनाफा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। मतलब ये एक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। ये जब हमें ये भी पता नहीं है कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इतना सब कुछ मैं लगा दूंगा, एम्प्लॉय लगा दूंगा, जो इसको मैनेज करेंगे उनको मंथली सैलरी दूंगा, सर्वर्स इतने महंगे महंगे सर्वर्स होते हैं उसको खरीदूंगा, और एक स्टार्टअप रेडी करूंगा। उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि जो इतने इन्वेस्ट करने के बाद जो मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ वो चल ही जाएगा, हो सकता है ना चले। तो अगर नहीं चला तो इनका क्या होगा? ये जो सर्वर्स हमने महंगे महंगे लगा रखे हैं, राउटर स्विचेस लगा रखे हैं, एसीज लगा रखे हैं, इनका क्या होगा? ये सेकेंड हैंड में भी नहीं बिकेगा, उतना कॉस्ट हमारा नहीं निकल पाएगा। मतलब कि हमने इन्वेस्ट कर दिया, ये नहीं जानते हुए भी कि मैं इससे इतना कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। कमा लेते हैं तो बात अलग है, फिर भी इसमें हमारा कॉस्ट ज्यादा जाएगा। मान लीजिए इससे हमारा कंपनी अच्छा चल रहा है, फिर भी इसमें जो कॉस्ट जा रहा है, कम एम्प्लॉयज रख रहा हूँ मैनेज करने के लिए, एसी चला रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चला रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आ रहे हैं, एसी चला रहा हूँ, सब कुछ का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है।
जो हमें अपने कंपनी के रेवेन्यू से जो हम कमाएंगे उससे इसको निकालना होगा, तब उसके बाद हम प्रॉफिट के अंदर जाएंगे। ये इस चीज को अच्छे से टर्म में समझिएगा। अगर ये आप समझ गए तभी आपको क्लाउड के बारे में समझ में आएगा कि क्लाउड हमें इसके लिए क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है, कैसे हम इन सारी चीजों से बच जाते हैं क्लाउड को यूज करके। तो दोस्तों ये तो रहा छोटी कंपनी का इन्वेस्टमेंट। अगर यही बड़ी कंपनी की बात की जाए, अगर HCL, TCS और इन्फोसिस जैसे कंपनियों की बात की जाए, तो ये 5 सर्वर्स की जगह पर 500 सर्वर हो सकते हैं। राउटर्स उसी के हिसाब से बढ़ जाएंगे, गेटवेज बढ़ जाएंगे, एसी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाएगा। तो मतलब ये है कि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जब हमें ये नहीं पता होगा कि हम इस अ, जो काम स्टार्ट कर रहे हैं उसे इतना हम प्रॉफिट कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। फिर भी हमें इतना इन्वेस्ट करना होगा अपने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लाउड सीन में आता है। अब क्लाउड ये बोलता है कि आप ये सब कुछ भी मत रखो, ये कुछ भी मत रखो, ये सारी फैसिलिटी जो है मैं प्रोवाइड करूंगा। जो क्लाउड सर्विसेज हैं, जो प्रोवाइडर्स हैं, ये सारे फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि वो उतना ही चार्ज करेंगे जितना देर तक आप उसको यूज करेंगे, जिसकी बात मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, पे एज यू गो। मतलब कि जितना आप यूज करेंगे उतना ही उसका पेमेंट आएगा, उतना ही उसका खर्च आएगा। ठीक है ना। तो आपको भी यहाँ पर इम्प्लॉय रखने की जरूरत पड़ेगी इसको मैनेज करने के लिए। मतलब कि इम्प्लॉय की जो मंथली सैलरी दे रहे थे वो भी आपका बच गया। 24/7 जो एसी चला रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था वो भी बच गया। इतने महंगे महंगे जो सर्वर खरीदने थे वो भी बच गया। ठीक है, सारा कॉस्ट आपका बच जाएगा और ये फैसिलिटी वो क्लाउड से आपको मिलेगा। मतलब कि क्लाउड पर एक डेटा, बहुत बड़ा डेटा सेंटर है समझ लीजिए, और वहां से आपने अपने लिए उतने ही सर्वर परचेज किया जितनी आपकी जरूरत है। ठीक है, उतना ही आप देर यूज किया जितनी देर तक आपको यूज करना है। ना तो आपको 24/7 उसको स्टार्ट रखना है, ना कुछ करना है, वो वहां पर अपने आप स्टार्ट है। ठीक है, जितना देर आप उसको यूज करते हैं उतना ही देर का आपको चार्ज कर देना होगा। मतलब कि जो फैसिलिटी आप कंपनी में अपना डेटा सेंटर बना रहे थे और बनाकर यूज कर रहे थे, वो सारा फैसिलिटी आप क्लाउड से एक्सेस करेंगे। बस वहां पर एक ही रिक्वायरमेंट होगा कि आपको इंटरनेट की जरूरत होगी उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, वो एक जगह सर्वर पर रखा हुआ है, रिमोट लोकेशन पर रखा हुआ है। सर्विस जो वेब सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो होते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बस उनसे आपको परचेज करना होगा। ठीक है, और जितना देर यूज करेंगे उतनी ही देर का आपको चार्ज करना होगा। सपोज कीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, और इस एग्जांपल से आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से और भी बेनिफिट हमें ये देता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बहुत सारी जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, ये सारे मंथ में 2 या 3 दिन का सेल लगाते हैं। ठीक है, जब ये सेल लगाते हैं तो उस टाइम उनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई एक ई कॉमर्स साइट है, चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन हो। ठीक है, उनका डेली का ट्रैफिक, सपोज कीजिए उनके साइट पर डेली, आप सपोज कीजिए अमेजोन है। ठीक है, तो अमेजोन का डेली का ट्रैफिक सपोज कीजिए 50 लाख है। कि मतलब कि 50 लाख लोग इनके यहाँ विजिट करते हैं डेली। जब नॉर्मल एप्लीकेशन चलता है तब की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई सेल वगैरह नहीं लगा हुआ है। इन 50 लाख कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए अमेजोन ने सपोज कीजिए 10 सर्वर लगा रखा है। ठीक है, 10 सर्वर, या सपोज कर लिए कि 10 सर्वर लगा या 100 सर्वर लगा हुआ है। ठीक है, सर्वर्स लगे हुए हैं जो इन 50 लाख कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं। जिस दिन वो सेल लगाते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि हफ्ते में, सॉरी मंथ में 5 दिन का उन्होंने सेल लगाया। हर मंथ जो लगाते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन, उनकी बात कर रहा हूँ। तो जब ये सेल लगाते हैं उस टाइम इनका ट्रैफिक जो होता है 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। सपोज कीजिए कि जब ये सेल लगाते हैं तो उस टाइम इनका जो ट्रैफिक हो गया 2.5 करोड़। सपोज कीजिए इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया, तब इन सारे कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए जाहिर सी बात है इनको सर्वर इंक्रीज करने होंगे। क्योंकि जो सेल लगता है उस टाइम इनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब वहां पर ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि जो यूजर इनके साइट पे आए हुए हैं वो कोई भी प्रॉब्लम फेस करें। ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि साइट उनका हैंग कर जाए और लोग अपना सामान परचेज नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर वो सर्वर इंक्रीज करने की बात करेंगे। तो इन जब 50 लाख कस्टमर्स को यूज कर हैंडल करने के लिए 10 सर्वर लगाया उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि 2.5 करोड़
लोगों को हैंडल करने के लिए सर्वर को इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर 50 सर्वर्स मान लीजिए लगा दिया इन्होंने। सपोज कीजिए इतने कम सर्वर्स में हैंडल नहीं होंगे, बस यहाँ पर मैं एज पर एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इन्होंने इतना सर्वर लगा दिया, यानी कि 40 जो नए सर्वर लिए इन्होंने केवल 3 दिन के या 5 दिन के सेल के लिए लिया उन्होंने। जब ये 5 दिन का सेल लगा तो ये 50 सर्वर्स यूज किए गए। अगेन जैसे ही सेल खत्म हुआ और नॉर्मल जो विजिटर्स आने लगे, उस वहां पर फिर 10 सर्वर की जरूरत है। अब 40 सर्वर्स जो है, जो इतने महंगे सर्वर्स लिए गए थे, अब मंथ में 25 डेज बंद पड़े रहेंगे, यूजलेस रहेंगे। ठीक है, जो इतना इन्वेस्ट करके लिए गए थे केवल सेल में स्टार्ट होंगे और फिर 25 डेज बंद रहेंगे। ये एक सही अप्रोच नहीं है। मतलब उतना कॉस्ट लगाने के बाद उसको हम बंद रख रहे हैं केवल 3 दिन या 5 दिन के सेल के लिए। अब यहां पर आपको क्लाउड फैसिलिटी देगा, मतलब कि अब ये चीज हम अपने यहाँ डेटा सेंटर ना बनाकर अगर क्लाउड से ये सर्विस लेते हैं तो देखिए कितना बेनिफिट मिल रहा है। अभी हमें 10 सर्वर की जरूरत है, मैं अपने 10 सर्वर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे खरीदना नहीं है, बस मुझे उसका पे करना है। जितना सर्वर यूज करूंगा, जितना घंटे यूज करूंगा, उतना मैं उसका कॉस्ट पे करूंगा। अभी मुझे 25 डेज तक क्या है, 10 सर्वर यूज करने हैं, 10 सर्वर यूज कर रहा हूँ, उतना ही पे कर रहा हूँ। ना मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ना एम्प्लॉय को खर्च करना है। बस सर्वर का जो नॉर्मल बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होता, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट होता है, उसको मैं लेकर और यूज करूंगा। ठीक है, जिस दिन मुझे सेल लगाना है मैं उसी दिन 10 के जगह पर 50 सर्वर कर दूंगा, 40 सर्वर्स और ले लूंगा क्लाउड से। ठीक है, जब चाहें जहां चाहें उस सर्विस को आप एक्सेस कर सकते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। तो उस टाइम में 40 जो सर्वर्स हैं मैं ले लूंगा क्लाउड सर्विस से, और केवल 5 दिन के लिए ही लूंगा। जब तक हमारा सेल चलेगा उन सारे 40 सर्वर्स को भी यूज करूंगा। जैसे ही सेल खत्म फिर मैं 40 सर्वर्स को रिलीज कर दूंगा। तो अभी हमारे यहाँ पर क्या कॉस्ट आया, केवल 5 दिन तक का ही मैं उस 40 सर्वर्स का पे करूंगा। ना कि मैं उसको खरीद कर रखूंगा, ना उसके लिए एसी चलाऊंगा, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल दूंगा, ना एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए रखूंगा। बस जितना दिन मैंने यूज किया उतने दिन के बाद मैं उसको रिलीज कर दिया। अब मेरे पास अगेन केवल 10 सर्वर हैं जो नॉर्मल विजिटर्स के लिए हैं। ठीक है, फिर मेरा सेल लगा, फिर मैं अपना 10 सर्वर और इंक्रीज कर दिया, 50 सर्वर और इंक्रीज कर लिया। मान लीजिए कि अभी मुझे 2.5 करोड़ विजिटर्स आ रहे हैं, हो सकता है अगले महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी ज्यादा विजिटर्स आएंगे। तो क्या मैं फिर से नया सर्वर खरीदने जाऊंगा? नहीं। अगर मैं क्लाउड पर हूं तो मैं वहीं से 2-3 सर्वर और परचेज कर लूंगा। ठीक है, जितना दिन यूज करूंगा उतने दिन का पैसा पे करूंगा, अगेन उसको मैं रिलीज कर दूंगा। तो ये फैसिलिटी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो क्लाउड है। क्लाउड इन सारे फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है, इसीलिए लोग, जितना लोग हैं सभी लोग इसके तरफ मूव कर रहे हैं। और आगे इसमें देखिए दोस्तों, क्लाउड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लाउड पढ़ेंगे तो आपको और भी मजा आएगा। देखिए, हालांकि ये हमारा जो वीडियो है इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें हम सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ही लेमन एग्जांपल के साथ मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डोंट वरी, आप लोग बस बने रहिए। आगे के वीडियोज में मैं और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल करके बिल्कुल ही लैब में दिखाऊंगा किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें करते हैं, बिल्कुल हैंड्स ऑन होगा। तो आप इस सीरीज में बने रहिए और अच्छे से समझिए। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गया हमारा कि क्लाउड से जो हम कंपनियां हैं क्या बेनिफिट उठाती हैं। आप खुद भी बेनिफिट उठा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई एप्लीकेशन होस्ट करना है, ठीक है, कोई भी आपने कोई अपना एप्लीकेशन बनाया, होस्ट करने जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं होस्टिंग स्पेस लेंगे या फिर डोमेन परचेज करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, या फिर अपना डेटा सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे। आप क्लाउड की तरफ मूव कर सकते हैं, वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना देर तक यूज करेंगे उतना ही देर का आपको पैसा देना होगा, ना कि आप अपने यहाँ एक सर्वर बनाइए और उसका स्टैटिक आईपी लीजिए, डीएनएस सिंक करिए और लोगों को अपना डोमेन बताइए। ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली डोमेन अपना चलाइए क्लाउड पर और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये सारी चीजें जब आप तभी कर पाएंगे जब भी आप सीरीज में अच्छे से बने रहेंगे। मैं आप लोग को प्रैक्टिकली सब कुछ दिखा दूंगा, तब आप लोग को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो टॉप कंपनीज कौन कौन से हैं जो क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे टॉप पर जो आता है उसका नेम है AWS, जिसका सीरीज हम देख रहे हैं। ठीक है, AWS का मतलब ये हुआ अमेजॉन वेब सर्विसेज, ये सबसे टॉप पर है आज के डेट में। इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। ये भी आज के डेट में बहुत ही जल्दी जल्दी अपना पकड़ बना रहा है मार्केट में। हालांकि ये बहुत ही लेट एंट्री किया इस फील्ड में, फिर भी बहुत ही तेजी से मार्केट को पकड़ रहा है ये। इसका रीजन ये है कि
ज़्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट का विंडो यूज करते हैं और विंडो के साथ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बहुत ही ज़्यादा कंपेटेबल है। इनका माइग्रेशन बहुत इजीली हो जाता है, डाटा माइग्रेशन जो होता है बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं। ये सारे रीजन है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है बहुत तेजी से अपना पकड़ बना रहा है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर होता है गूगल क्लाउड, जिसे हम जीसीपी बोलते हैं। ये भी मार्केट में अपना पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इन दोनों से पीछे है अभी। ठीक है, उसके बाद आता है अलीबाबा। ठीक है, देखिए ये एक चाइनीज कंपनी है। हो सकता है आगे आने वाले समय में इन इसका जो रैंक है आगे ऊपर चला जाए, क्योंकि चाइनीज लोग क्या करते हैं कि रेट बहुत ही कम कर देते हैं, जिससे कि लोग उनके तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और उसके तरफ मूव कर जाते हैं। तो अभी ये फोर्थ नंबर पर है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जो क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ओरेकल हुआ, आईबीएम हुआ, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो छोटे प्लेयर्स हैं। ठीक है, अभी मैं टॉप प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अलीबाबा, गूगल क्लाउड, ये सारे टॉप प्लेयर्स में आते हैं जो कि हमें क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो यही सारे नेम आएंगे। आप इनका किसी का भी सर्विस ले सकते हैं, सारे ट्रस्टफुल हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, मतलब कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग को इतना बड़ा बना देता है, इतना डिमांडेबल बना देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज। मतलब कि ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, मतलब इसको आप कहीं से भी जब चाहें यूज कर सकते हैं, कहीं से भी और जब चाहे तभी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फेसबुक है, जीमेल है, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, डजेंट मैटर। आप जब चाहेंगे वहां से ओपन करेंगे, उसी तरीके का ओपन होगा और उसी तरीके से दिखेगा जिस तरीके से इंडिया में दिखता है। ठीक है, ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज है। आप जब चाहेंगे तब इसको यूज कर सकते हैं। पे एज यू गो, मतलब जितने देर तक आप उसको यूज करेंगे उतने देर का ही आपको चार्ज देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 24/7 का चार्ज करेंगे, उतना पैसा पे करेंगे, नहीं। आपको 2 घंटे यूज करना है, 2 ही घंटे का पैसा देना होगा। आपको 10 घंटे यूज करेंगे, 10 घंटे का ही पैसा देंगे। ठीक है, जितने सर्वर्स यूज करेंगे उतना ही का पैसा देंगे। ठीक है, उसका ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटेड है। आप जब चाहे तब इंक्रीज कर सकते हैं, सर्वर्स अपने आप आपके आईडी में इंक्रीज हो जाएगा, जब चाहे उसको रिलीज कर सकते हैं। लार्ज नेटवर्क एक्सेस, मतलब इनका नेटवर्क बहुत ही लार्ज है। ठीक है, आप कहीं से भी इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इजी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस करने की आपको जरूरत ही नहीं, आपको एम्प्लॉय वगैरह रखना ही नहीं है। सब कुछ ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको मेंटेन करके देंगे। ठीक है, एक होता है रिसोर्स पुलिंग। ठीक है, रिसोर्स पुलिंग का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझना है तो आप अच्छे तरीके से समझिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जो इनका रिसोर्स है आप किस तरीके से पुलिंग करके यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए, 1 मिनट में आपको लिए चलता हूँ पेंट पर। देखिए, अब यहाँ पर समझते हैं कि रिसोर्स पूलिंग में हम किस तरीके से बेनिफिट उठाते हैं क्लाउड सर्विसेज का। सपोज कीजिए, मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूं जो जनरल एग्जांपल है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ शादी वगैरह है। ठीक है, शादी है, हमें पता है कि 200 या 500 लोग आने वाले हैं, तो मैं सबके लिए क्या किया कि पानी के बोतल्स मंगा लिए। ठीक है, जो बिस्लरी के आज के डेट में 1 लीटर, हाफ लीटर के बोतल्स आते हैं, मैंने खाना के टाइम के लिए, नाश्ते के टाइम के लिए बहुत सारे बोतल्स मंगा के रखे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या वहां पर हमें बेनिफिट मिलता है। कोई गेस्ट आता है, कोई 1 बोतल पानी पिया, कोई 2 बोतल पानी, कोई 3 बोतल पी गया, कोई आया केवल हाफ ही पिया, फिर भी उसके लिए 1 बोतल हमारा वेस्ट चला गया। जो वो 1 बोतल हमने खरीदा था वो हाफ पिया, तो केवल हाफ उसका पानी वेस्ट करा, दूसरा तो उसको पिएगा नहीं, अनयूज्ड हो गया। ठीक है, या फिर एक आया, वो 1 बोतल पिया, उसको अब थोड़ी सी पानी की और जरूरत थी, तो फिर एक नया बोतल ओपन करेगा, उसमें से थोड़ा सा पिएगा, फिर उतना जो पानी बच गया वेस्ट चला गया। ठीक है, तो देखिए कितने वेस्ट हो जाते हैं उसमें पानी। अगर इसी चीज को मैं क्या करता हूँ कि एक बहुत बड़ा सा ड्रम लेता हूँ, ठीक है, और उसमें सारे पानी के बोतल को ओपन करके डाल देता हूँ। ठीक है, अब जो भी आएगा मैं वहां पर ग्लास रख दूंगा, जो भी आएगा जिसको जितना नीड होगा उतना ही ग्लास पानी लेगा और पी लेगा। मतलब वहां पर पानी वेस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उसने पानी का बोतल ओपन कर दिया, थोड़ा सा पिया, बाकी सारा वेस्ट चला गया। अब जिसको जितनी जरूरत है उतना ही पिया। कोई आया, 3 ग्लास पानी की पिया, कोई 2.5 ग्लास पानी पिया, कोई हाफ ही ग्लास पानी पिया। ठीक है, तो जितना वो पी रहा है उतना ही वहां पर हमारा पानी जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा टब बना हुआ है, इसमें से जो ग्लास जो पानी निकाल निकाल के पी रहा है उतना ही पी रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा वेस्टेज नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने सारे बोतल्स को रख दिया, उसमें पूल कर दिया, सब कुछ एक जगह हमने
जिस तरीके से आप लोगों ने स्विमिंग पूल का नाम सुना होगा, सारे पानी एक जगह होते हैं, उसमें लोग नहाते वगैरह हैं, उसी तरीके से सारे पानी को हमने एक जगह रख दिया, उसमें से लोग पानी पी रहे हैं। हमारा अब उतना ही यूज हो रहा है जितनी हमें जरूरत है। बाकी सारा पानी जो बच गया है वो बिल्कुल फ्रेश पानी है, उसको हम कहीं और जगह उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अब टेक्निकल टर्म में समझिए इसको। मान लीजिए हमने एक सर्वर लगाया, ठीक है, हम 10 एप्लीकेशन चला रहे हैं। 10 एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए हमारा एक सर्वर, वहां पर नेटवर्क बढ़ रहा है, अब ट्रैफिक बढ़ रहा है। अब मुझे जरूरत है कि थोड़ा सा और ट्रैफिक बढ़ाने के लिए इस सर्वर को थोड़ा सा और इंक्रीज करना होगा। जो उतना क्यों चाहिए होगा, जो कि एक नए सर्वर की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसी में इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए भी मैं एक नया सर्वर लूंगा। अब मुझे पता है कि जो नया सर्वर लूंगा उस नए सर्वर के पूरे सीपीयू को ये यूज नहीं कर पाएगा जितना ट्रैफिक आ रहा है, फिर भी हमें वहां पर एक नया सर्वर लेना होगा। नया सर्वर लूंगा, उसमें ट्रैफिक को लोड बैलेंसर के थ्रू मैं थोड़ा सा मैनेज करूंगा, कुछ ट्रैफिक उधर भेजूंगा। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि अब हमने एक नया सर्वर लिया जो लाखों रुपए का है, वो केवल थोड़े से यूजर को मैनेज कर रहा है, बाकी हमारा उसका जो बैंडविड्थ है अनयूज्ड है। ये सारी चीजों को हम क्लाउड से कर सकते हैं। क्लाउड हमें उतना ही फैसिलिटी देगा जितना आपको यूज करना है, जितना आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, न कि हम पूरा का पूरा सर्वर खरीद के रखें। रिसोर्स पूलिंग का एक और छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लोग जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड मोबाइल आ रहे हैं जो कि इंटरनल मेमोरी ही ज़्यादा देते हैं, कुछ एक्सटर्नल मेमोरी भी देते हैं। जब आप कोई एक्सटर्नल मेमोरी इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर ये बताता है कि आप इसको इंटरनल यूज करना चाहते हैं या फिर एक्सटर्नल यूज करना चाहते हैं। सपोज कीजिए आपने एक मोबाइल लिया और उसका सपोज कीजिए कि 16 GB इंटरनल है, और उसमें इसने फैसिलिटी दिया है कि आप 32 GB एक्सटर्नल भी डाल सकते हैं। तो जब आप एक्सटर्नल कार्ड डालते हैं तो आपसे पूछेगा कि क्या इस कार्ड को, ये फर्स्ट टाइम पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, पूछेगा क्या आप इस कार्ड को इंटरनल यूज करना चाहते हैं या एक्सटर्नल यूज करना चाहते हैं। अगर आपने बोल दिया कि इंटरनल यूज करेंगे तो अब ये जो मेमोरी दिखाएगा आपके सिस्टम में दोनों को ऐड करके 48 GB दिखाएगा। ठीक है, अगर आपने एक्सटर्नल रखा था दोनों अलग अलग दिखाएगा। ठीक है, अब यहां पर नोटिस कीजिए, अगर मैंने अलग अलग रखा, ठीक है, अलग अलग रखा और हमारे पास ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया इंटरनल मेमोरी में हमें रखना है 40 GB का, सपोज कीजिए 40 GB का हमारे पास फाइल आ गया। सपोज कीजिए कुछ ऐसा डेटा है जो 40 GB का रखना है, न तो मैं इसमें रख पाऊंगा ना इसमें रख पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं ही इसी को पुलिंग कर दिया होता, एज ए इंटरनल इसको भी यूज कर दिया होता तो 48 GB हो गया होता, और मैं इजीली 40 GB के डेटा को रख सकता था यहाँ पर। तो ये होता है रिसोर्स पुलिंग, मतलब कि हम रिसोर्स को पुल करके अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, ना कि हम अलग अलग रख के। तो यहाँ पर जो मेमोरी बन रहा है 48 GB का, वो एक वर्चुअली क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसमें आप उस डेटा को मेंटेन कर सकते हैं जो 40 GB का डेटा आपको रखना था, आपने रख दिया। बाय चांस आप अगर आपने गलती से इसमें से एक्सटर्नल को निकाल दिया तो डेटा लॉस हो सकता है, ना तो आप उसको इंटरनल से एक्सेस कर सकते हैं ना फिर एक्सटर्नल से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्चुअली क्रिएटेड था। ये होता है रिसोर्स पुलिंग। रिसोर्स पुलिंग करके आप अपने कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्स पुलिंग क्या होता है, किस तरीके से रिसोर्स पुलिंग को यूज करके हम बेनिफिट उठा सकते हैं। ये सारी चीजें ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कौन कौन सा बेनिफिट्स है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब आप जब इस डिफिनीशन को पढ़ेंगे, इतना सब कुछ समझाने के बाद जब आप इस डिफिनीशन पर आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। अगर मैं ये केवल डिफिनीशन पढ़ा दिया होता तो आपका कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होता। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है, स्पेशली डेटा स्टोरेज। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, रिमोट लोकेशन पर एक डेटा सेंटर है, बहुत सारे रिसोर्सेज जो है एक जगह जाकर रख दिया गया है और आप उसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं ऑन डिमांड। जब आपको यूज करना है उसको यूज कर सकते हैं, ना कि आप उसको डेटा सेंटर को अपने ऑफिस में बनाएं। ठीक है, वाया द इंटरनेट, मतलब कि विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर,
you can use via the internet, over the internet. The term is generally used to desire data centers available to many users over the internet. इसके अलावा जो मैंने फर्स्ट डिफिनेशन लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द टर्म रेफर टू स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। इट डज नॉट store data in hard disks of your personal computer. From cloud computing you can directly access डेटा फ्रॉम ए रिमोट सर्वर। मतलब कि बहुत सारे रिसोर्सेज कंप्यूटर सर्वर से क्लाउड लोकेशन पर, रिमोट लोकेशन पर रखा हुआ है। अब बस आपको उसको यूज करना है। अब यूज करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोग को समझा दिया। एज ए इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। अब आपके माइंड में पिक्चराइज हो गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली होता क्या है। अब हम स्टेप बाय स्टेप AWS के बारे में और कौन कौन से टर्म्स होते हैं उसके बारे में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे, जो कि अगले वीडियो में लेकर आएंगे। देखिए, ये सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आप AWS का भी कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आप वहां से क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर जाकर वहां पर देख सकते हैं कि हम अपने ऑनलाइन क्लास में AWS के बारे में क्या क्या पढ़ाते हैं। वहां से आप डिटेल्स में सिलेबस देख सकते हैं। AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का सिलेबस क्या है, ठीक है, और कितना सारा हम हैंड्स ऑन कराते हैं। और वहां से आप चेकआउट करके अपना बैच चूज कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और वहां से सीखने के बाद आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको अलग से इंटरव्यू की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के डेट में AWS का हाईली डिमांड है। अगर आपके रिज्यूम में AWS लिखा हुआ है तो आपको क्या होगा कि जल्दी हायर कर लिया जाएगा और बहुत ही अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। तो आप देर मत कीजिए, आप तुरंत हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए और वहां से अपना बैच चूज करिए, चेकआउट करिए और अपना आज ही से क्लास स्टार्ट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।